डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज हम टॉप 1000 सीरीज में हिस्ट्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले का पार्ट हमारे चैनल पे आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 2 में एंशिएंट इंडिया की कुछ और जितनी भी चीज़ें बची हुई थी उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, इसका सही उत्तर है बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि यह उनका दूसरा नाम है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री कहा जा सकता है, उनके गुरु भी थे और इसके साथ साथ उन्होंने जितनी भी धर्म की चीज़ें होती हैं, युद्ध की चीज़ें होती हैं, उनको राजपाट जितनी भी चीज़ें थी, राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उनकी ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि के बारे में कहा जाता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ इसमें ये मौर्य प्रशासन के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है और यह ये भी बताता है कि किस तरीके से उस समय की चीज़ें थी, उस समय की स्थिति कैसी थी, उस समय की धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, और उसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि कई प्रकार की शिक्षाएं भी हमें उस किताब से देखने को मिलती हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो इसका उत्तर है अशोक। अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारने के बाद सिंहासन पे बैठा था। ठीक है, और अशोक के पिता बिंदुसार थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। ठीक है, और सिंघली अनुश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सिंहासन को अपनाया था और इन्होंने लगभग 269 ईस्वी पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अशोक के जीवन के बारे में जितनी भी हमें जानकारियां मिलती है वह कई ग्रंथों से, जैसे कि बौद्ध ग्रंथों, दिव्यादन और सिंघली अनुश्रुति से भी मिलती है। राज्याभिषेक से पूर्व, जब राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद बहुत बड़ा जो युद्ध कहा गया है कलिंग युद्ध, उनको राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पे युद्ध जीता। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और हिंसा को त्याग दिया था और पूरी तरीके से वह अहिंसा और के रास्ते पे चल दिए थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सांची का स्तूप किसने बनवाया है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तरीके से बुद्ध धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था उसके बाद उन्होंने धम्म की और ऐसे स्तूपों की स्थापना की थी जिसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर उनका दूसरा अभिलेख और यानी कि शासनादेश भी हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप जो थे वह अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, 1750 में जो टिफेंथलर एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिल्ली में अशोक के स्तंभ के बारे में पता लगाया था, लेकिन अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था और इसमें कई प्रकार की शिक्षाएं हमें देखने को मिलती है। अशोक के धम्म में उन्होंने कई प्रकार के अपने प्रजा को नैतिक उत्थान के लिए आचार संहिता को प्रस्तुत किया है, जिस तरीके से धम्म कहा गया है। ठीक है, कई प्रकार के शिलालेख हैं, उसमें कई प्रकार की संबंधित विषय दिए गए हैं। 13 शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य कई प्रकार के लघु शिलालेख और भी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, यह सब है और इन सब पे अधिकतर ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है, अन्य प्रकार की लिपि हमें कम देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि में अनुदान करने की प्रथा प्रारंभ की? इसका उत्तर होगा सातवाहन। ठीक है, सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी। उनको भूमिदान या जागीर जैसे देने वाले प्रथम शासक सातवाहन थे। इसके साथ साथ ब्राह्मणों के साथ साथ इन्होंने अधिकतर भूमि बौद्ध भिक्षुओं को भी दान की थी, जिससे उन्होंने इससे ये पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म में भी अपनी रुचि दिखाई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या के करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? तो इसका उत्तर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस शुंग वंश की स्थापना की गई थी। वह मौर्य शासक बृहदत्त की जो सेनापति थे, और इसकी मतलब इस वंश के बारे में अगर हम देखें तो हमें ऐसी कोई उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा कहा गया है कि संभवतः ये जो शुंग थे वह उज्जैन प्रदेश के निवासी थे और इनके पूर्वज मौर्य की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टरवादी ब्राह्मण था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुसंधान किया था। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि उस यज्ञ के पुरोहित थे। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप जो हिंदू धर्म का ह्रास हुआ था, तब इन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कण्व या काण वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हम देखेंगे। इसका उत्तर है ए, वसुदेव कण्व या काण वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी थी। वासुदेव के बारे में कहा जाता है कि वह सम्राट देवभूति के सचिव भी थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ए, हाथी गुम्फा के बारे में कहा जाता है। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वह कहा जाता है कि वह कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है, उससे यह प्रकट होता है कि जिस समय कलिंग पर सम्राट अशोक द्वारा आक्रमण किया गया था, उस समय वहां पे कोई नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। यह हमें उस समय की स्थिति में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो इसका उत्तर है सी, हाल द्वारा हम देखी जा सकता है कि बहुत जो महत्वपूर्ण सातवाहन नरेश हैं, हाल, जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। यह एक महानतम शासक थे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है ये प्रारंभिक महानतम शासक थे, और यह एक बहुत बड़े कवि और कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। गाथा सप्तशती एक प्रेम काव्य है जिसको प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और उसकी रचना की गई थी। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि वह बहुत सारे कवियों और विद्वानों के संरक्षक थे। उन्होंने कई विद्वान जैसे कि गुणाध्याय, पैशक और इसके साथ साथ शववर्मन को संरक्षण दिया था, और उनकी राजसभा में इनकी लिखी हुई कई ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है श्रीगुप्त। सी जो ऑप्शन है वो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद हमने जो स्थिति देखी थी वह यह थी कि कोई भी एक जो एकीकृत केंद्रीकृत जो कहा जा सकता है वैसा कोई साम्राज्य हमें देखने को नहीं मिलता था। उसके बाद जब गुप्तों का शासन आया, गुप्त वंश की जो उत्पत्ति हुई थी, उस समय कहा जाता है कि एक प्रकार से ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिन्होंने पूरी तरीके से जिस प्रकार से मौर्यों का शासन पूरे में फैला हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इनका भी शासन देखने को मिलता है। ठीक है, और गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में कई प्रकार के मत दिए जाते हैं। कई जगह उन्हें ब्राह्मण जाति से संबंधित करने का तर्क दिया जाता है, और कुछ लोग उन्हें कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग के लोगों के रूप में मानते थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें इनके बारे में कोई जो एक एग्जैक्ट जो कहा जा सकता है वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन इसका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये चंद्रगुप्त सेकंड है, आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे सेकंड गायब हो गया है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को नए गुप्त वंश की नए संवत की को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो संवत चलाया था वह 319 और 320, और जो शक संवत था वह 78 था। इसके बीच में लगभग 241 वर्षों का अंतर माना जाता है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त फर्स्ट ही कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास की किन कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में कहा जा सकता है कि यह जो कृति है, यह जो रचना है वह कालिदास की बहुत प्रमुख रचना है और इसकी रचना प्रमुख 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई है ऋतु संहार, मेघदूतम और कुमार संभव, यह भी कालिदास की रचना है। इसके अलावा रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत, विक्रमोर्वशीय, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब कालिदास की ही रचनाएं हैं। ठीक है, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत प्रमुख रचना है और इसकी ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पुराणों और साहित्य के बारे में अगर देखा जाए, अगर कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय पर यह अपनी चरम सीमा पर थी। ठीक है, बहुत सारी हमें यहाँ पे कई प्रकार के पुराणों का जितना भी रूप प्राप्त हुआ है, जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वह हमें गुप्त काल के दौरान ही प्राप्त हुई हैं। इस काल में अनेक स्मृतियाँ लिखी गई हैं, अनेक सूत्रों पर भाष्य लिखे गए हैं। इसके साथ साथ रामायण महाभारत को भी अंतिम रूप दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय जितनी भी रचनाएं हुई थी, जितनी भी सही तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं रचनाओं का और वर्णन मिलता है, वह सब इसी युग में हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? तो इसका ऑप्शन भी सी गुप्त युग में। हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत और दशमलव प्रणाली के श्रेय का सिद्धांत जाता है। जैसा आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट ने इसी समय पे शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस काल में अन्य प्रमुख गणितज्ञ भी थे, जैसे कि आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त। ये तीनों बहुत ही विशेष थे और इन्होंने इस समय कई चीज़ें बताई थी। और जो अभी हम जीरो या फिर डेसिमल की जो जितनी भी चीज़ें देखते हैं वह हमें इसी समय देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वराज छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक बहुत ही वीर कहे जा सकते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत बड़े एक राजा थे जिन्होंने कई युद्ध जीते थे, अपने साम्राज्य का कई प्रकार से विस्तार किया था। इस समय गुप्त साम्राज्य का सबसे ज़्यादा अधिक हमें विस्तार देखने को मिलता है और इनकी विजयों का विवरण हमें हरिसेन के प्रशस्ति काव्य यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इनके बारे में समुद्रगुप्त के जितने भी जीते गए हैं देश और राज्य हैं उनको 5 समूह में अधिकतर बांटा गया है। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर और कुबेर को रष्ट होने पर यमराज के समान हो गए थे, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। एरन अभिलेख में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतक, विद्या के संरक्षक थे। उन्हें उसके सिक्कों पे वीणा बजाते हुए उसे चित्रित किया गया है और उसे कविराज की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, इन्हें जैसा कि बताया गया सर्वालेखता, इसके साथ साथ इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इन्होंने कई प्रकार के युद्ध जीते हैं और कई प्रकार के युद्धों में सभी प्रकार के युद्धों में इन्हें विजय भी प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन सी सही है।
पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की या पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी। गुप्तों के उपरांत उत्तर भारत का यह सबसे ज़्यादा विशाल राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख शासक कहे जा सकते हैं पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तरी भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ हुआ था, फिर जब हमने देखा जब इसके प्रमुख जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके समय पर यह उसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, हर्षवर्धन से पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्ष ने इसको फिर आते आते कन्नौज में स्थापित कर दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका उत्तर है, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, यह किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है? ठीक है, इन्हें द्वितीय अशोक इनकी राजनीतिक या स्थिति के बारे में नहीं, इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में कहा जाता है। राज्य की स्थिति में तो ये इनका साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। इनका थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्व के देश और कश्मीर को छोड़कर इनका सभी प्रांतों में शासन था। लेकिन यह द्वितीय अशोक, इनको बौद्ध धर्म के संरक्षण के बारे में कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के महायान बौद्ध धर्म के संरक्षण थे। इन्होंने चीनी यात्री हेनसांग इनके समय पे आया था और उनके अनुसार हर्ष की राजकीय आय जो थी वह 4 भागों में बांटी जाती थी। पहला राजा के खर्चे में, दूसरा विद्वानों के लिए, तीसरा अधिकारियों के लिए और चौथा धार्मिक कार्यों के लिए। धर्म के मामले में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको संरक्षण दिया था। और उसी समय चीनी यात्री हिनसेंग जब आए थे तब वह नालंदा के बौद्ध विद्यालय में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर लेके जाने के लिए कहा गया था। वह इसलिए आए थे। ठीक है, इसके साथ साथ हर्ष को एक साहित्यकार के रूप में भी कहा जा सकता है। इन्होंने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और हिनसेंग जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? जैसा मैंने आपको अभी बताया, हर्षवर्धन ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। तो ये बहुत उनके उस समय के राज दरबार कवि थे, बहुत प्रमुख कवि थे और बहुत सारी इन्होंने रचनाओं का निर्माण किया है। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की भी रचना की थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका ऑप्शन बी मेगास्थनीज के बारे में कहा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ठीक है, कहा जाता है कि सिकंदर के बाद के जो लेखक थे उनमें मेगास्थनीज सबसे प्रमुख थे। यह वहाँ के सिकंदर के राजदूत भी थे। यह यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। ठीक है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष का समय व्यतीत किया था। इनके द्वारा जो रचित रचना है इंडिका, उसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का भी विवरण मिलता है। मेगास्थनीज सर्वप्रथम आर्यमित्र से मिले थे, उसके बाद यह बिंदुसार से भी मिले थे। तो हमें उस समय उसके अलावा भी हमें कई बार हम देखने को मिलता है। कई मेगास्थनीज के उसमें उल्लेख में हमें कई प्रकार के जितने भी राजवंश हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में देखने को पता चलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है कौशाम्बी के बारे में कहा जा सकता है कि यह विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं। इसके अलावा तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, यह तीनों ही विद्या अध्ययन के बहुत प्रमुख केंद्र थे और प्राचीन समय में यहाँ पे विद्या का अर्जन करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।